नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मैं खुशी व्यास आपके साथ हाजिर हूं इस पूरे हफ्ते की सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी फिर मैदान में है। जनता का आशीर्वाद लेने जन आशीर्वाद यात्राओं को रवाना किया जा रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों के लिए दंगल सजा। दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी रही। भाजपा की 2 जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज आदिवासी इलाकों से हुआ। मंडला और श्योपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर 2 बड़ी सभाओं को संबोधित किया। तो उधर कमलनाथ ने अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है और एक एक वोट साधने पर फोकस। सबसे बड़ा फोकस आदिवासी वोटों पर है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों के लिए दंगल सजा। दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी रही। भाजपा की 2 जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज आदिवासी इलाकों से हुआ। मंडला और श्योपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर 2 बड़ी सभाओं को संबोधित कर आदिवासियों को ये बताने की कोशिश की कि उनके हित में जो भी किया है बीजेपी ने किया है। मेरे हृदय से नजदीक रहने वाले मेरे प्यारी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है। अमित शाह के साथ सीएम शिवराज भी इसी धुन में दिखे। उन्होंने आदिवासियों के हित में किए गए अपने कामों को गिनाया। तो वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के लिए क्या किया। आज हम आशीर्वाद मांगने आए और आशीर्वाद के हकदार हैं। कभी कांग्रेस ने सम्मान किया आदिवासी नायकों का। 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए 14 की 14 पूरी कर दी। और पैसा एक्ट भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने और अमित शाह के दौरे का प्रभाव कम करने में जुटी रही। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह के दौरे और आदिवासी प्रेम को चुनावी बताया। तो उधर कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में डटे रहे। उन्होंने वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो गांव-गांव जाकर बताएगी कि कांग्रेस ने वनाधिकार देने समेत उसके हित में क्या-क्या काम किए हैं। आज प्रदेश में जन धोखा धन लूट अवसरवाद यात्रा का ढोंग और प्रपंच चल रहा है। श्री अमित शाह आज मंडला श्योपुर आए हैं और गडकरी जी खंडवा आए हैं। उस जन धोखा धन लूट अवसरवाद यात्रा के प्रपंच में वन अधिकार कानून किसने बनाया? कानून हम लोगों ने बनाया। जो भी आज वन के कानून बने हैं ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया और इससे पहले कमजोर वर्ग को सुरक्षित। अब वो जाने, उनका काम जाने। मध्य प्रदेश में पिछली बार 1% से भी कम वोटों के अंतर से सत्ता परिवर्तन हुआ था। बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रहने की वजह से सरकार बनाने से चूक गई। बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई और वो सत्ता में वापस आ गई। इस बार दोनों पार्टियां अपना वोट शेयर बढ़ाने में जुटी हुई है। आदिवासी समुदाय प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो कुल वोटों का 20% के लगभग है। बीजेपी पैसा एक्ट, महापुरुषों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नामकरण के साथ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का मुद्दा बनाकर आदिवासियों के बीच पहुंच रही है। तो कांग्रेस आजादी के बाद अब तक आदिवासियों के हित में किए गए कामों को गिना रही है। दोनों पार्टियां आदिवासियों को अपना बता रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आदिवासी किसे अपना मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। गांव-गांव, शहर-शहर विकास के काम गिनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को नई परिभाषा दी। उन्होंने सीएम शिवराज की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विकास का पावर स्टेशन बन गया है। वहीं दिग्विजय सिंह की सरकार के समय की सड़कों की दशा को बताते हुए उन्होंने तंज भी कसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। गांव-गांव, शहर-शहर विकास के काम गिनाए जा रहे हैं।
प्रदेश के साथ देश के नेता भी इस मुहिम में जुटे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को नई परिभाषा दी। उन्होंने सीएम शिवराज की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विकास का पावर स्टेशन बन गया है और इसका श्रेय शिवराज सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तो विकास का ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। इस दौरान गडकरी ने मध्य प्रदेश में 20 साल के दौरान हुए विकास के काम गिनाए तो दिग्विजय सिंह की सरकार के समय सड़कों की दशा को बताते हुए तंज भी कसा। मध्य प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। बीमारू राज्य के नाम को नाम बदलकर देश का एक विकसनशील ग्रोथ इंजन, विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी आने के पहले रोड की हालत कैसी थी। मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था, रोड पर इतने गड्ढे थे तो कार्यकर्ता में एक व्यक्ति जा रहा था अपने पत्नी को लेकर और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे वो बता रहा था देखो आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये मध्य प्रदेश की हालत थी और आज मैं आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे रोड नेटवर्क में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल के दौरान कांग्रेस की सरकार आने से मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई थी। मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूँ कि रोते ही रहूंगा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। देखो अपन सरकार नहीं चलाते, अपन परिवार चलाते हैं। परिवार, आपका सुख हमारा सुख है और आपका दुख हमारा दुख है। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सीएम राज स्कूल हो, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? केवल बातें देने आ जाते हैं, वचन पत्र गारंटी और दे दा के भूल जाते हैं। अरे कर्जा माफ की कही थी, सबका कर्जा माफ किया था क्या? बेरोजगारों को भत्ता दिया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये कहते हैं और हम करते हैं। कमलनाथ दादा तुमने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप क्यों बंद कर दिए? कई योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी थी। एक तरफ कांग्रेस की धोखेबाज सरकार जिनने वादे पूरे नहीं किए, जिन्हें वचन नहीं निभाए, जिनने हमारी सब योजनाएं बंद कर दी। अरे मेरी गरीब बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 जो डिलीवरी के बाद हम पैसा देते थे वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भी बहनों और भाइयों, आप सबका जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि फिर से सरकार बना के हम इन सब कामों को आगे बढ़ा सकें। उधर नितिन गडकरी के बयान को कांग्रेस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बीजेपी के नेता जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। लोग बीजेपी को नकार रहे हैं और इसका नमूना जगह जगह विकास यात्राओं का विरोध है। आज मध्य प्रदेश में जहां आशीर्वाद यात्रा जा रही है वहां जनता का गुस्सा फूट के सामने आ रहा है। विकास के क्षेत्र में हुआ है, भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, माफिया राज में, गुंडा राज में किस विकास की बात गडकरी जी कर रहे हैं? तो गडकरी जी शायद मेरे ख्याल से आंख मूंदे हुए हैं या उनकी याददाश्त खो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की आज हालत कितनी बुरी हो गई है और जनता कमर कस के बैठी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगी और इस प्रदेश की कमान कांग्रेस के हाथ सौंपेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 3 चुनावों से पहले विकास और जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। वो विकास के काम गिनाकर जनता से आशीर्वाद मांगती आई है, जबकि विपक्ष उसके दावों को नकारता रहा है। अब जब बीजेपी मध्य प्रदेश को विकास का पावर सेंटर बताने में जुटी है तो देखना है विपक्ष इसका कैसे प्रतिकार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है और यात्राओं पर जोर है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के काम गिनाकर फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है।
5 जगहों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्राओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साध रही है। सभी यात्राएं मंदिरों से शुरू हुई और इसके जरिए हिंदुत्व पर भी फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है और यात्राओं पर जोर है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के काम गिनाकर फिर से सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। 5 जगहों से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्राओं को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साध रही है। सभी यात्राएं मंदिरों से शुरू हुई हैं और इसके जरिए हिंदुत्व पर भी फोकस किया गया है। अब कांग्रेस भी इसी तर्ज पर मैदान में है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है। 15 सितंबर से यात्राएं शुरू होंगी, जिसका जिम्मा 7 दिग्गजों को दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल, कांतिलाल भूरिया महाकौशल, अजय सिंह राहुल बुंदेलखंड, जीतू पटवारी मालवा, सुरेश पचौरी नर्मदापुरम सेंट्रल एमपी, कमलेश्वर पटेल विंध्य। पीसीसी चीफ कमलनाथ इन सभी यात्राओं में शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इन यात्राओं के दौरान होने वाली सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस दौरान शिवराज और मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। पूरे प्रदेश में जो यात्राएं बीजेपी निकाल रही हैं और उसका एक जबरदस्त जो काउंटर करा जाएगा और उसके यात्राओं के माध्यम से ही उसका काउंटर करा जाएगा। और कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में यात्राएं निकालने वाली है और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से जो शोषित समाज है उनको लेकर भी एक आवाज़ उठाएं और सभी वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी दे दी गई है। निश्चित तौर पर ये लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से एकजुट होकर खड़ी है और आने वाले दिनों में जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब बीजेपी को देंगी। उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, जिसके प्रति आक्रोश है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, जिसने जो बोया है वो काट रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को जन आक्रोश नहीं जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। आक्रोश इसलिए है कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालें। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अरे वो तो ये यात्रा निकालेंगे जो उन्होंने झूठ बोला था उसका जाकर के जनता को बताएं और जनता से माफी मांगे कि हम माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो झूठ बोला था वो 15 महीने की सरकार में हम कुछ नहीं कर पाए, तो झूठ पर उन्हें माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए। चुनावी सियासत में अमूमन विपक्ष चुनावी तैयारियों में आगे रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार माहौल बदला है। सत्ता पक्ष चुनावी तैयारियों में विपक्ष की तुलना में कहीं आगे नजर आ रहा है। चुनावी यात्राओं के मामले में ऐसा ही है। सत्ता पक्ष के जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद अब विपक्ष जन आक्रोश यात्राएं शुरू करने जा रहा है। देखना ये है कि जनता आक्रोश व्यक्त करती है या अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों मोदी मय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी इसी महीने 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। 14 से 25 सितंबर तक पीएम के 3 दौरे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मोदी मय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी इसी महीने 3 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। 14 से 25 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दौरे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं। 14 सितंबर को बीना आएंगे पीएम मोदी। बीना पेट्रोकेमिकल परिसर का भूमि पूजन करेंगे मोदी। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओंकारेश्वर दौरा प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे मोदी।
1 अप्रैल को भोपाल में रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। 25 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। 27 जून को भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। 1 जुलाई को शहडोल में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। 12 अगस्त को सागर जिले के बरथूमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और बीजेपी इसे मध्य प्रदेश का सौभाग्य बता रही है। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पुनः 14 सितंबर को मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर बीना वे पधार रहे हैं, जहां बीना रिफाइनरी स्थापित है, वो उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। लेकिन केवल पेट्रोकेमिकल उत्पाद नहीं, उसके साथ साथ चाहे वो टेक्सटाइल पार्क हो या निवेश की अलग अलग योजनाएं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कामों का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। 3 लाख लोगों को रोजगार जिनमें मिलेगा। तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगात दे के जाते हैं। तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में अपनी विदाई का एहसास हो गया है, इसलिए वो मोदी के नाम का सहारा ले रही है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मोदी जी समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में उनकी जमीन पूरी तरह से खसक गई है। आशीर्वाद यात्रा जो चालू करी थी, जनता का गुस्सा फूट रहा है और आशीर्वाद तो दूर, जनता उनका कड़ा विरोध कर रही है। तो मोदी जी चाहे पूरा अपने साज और सामान के साथ मध्य प्रदेश में आके 3 महीने के लिए बस भी जाएं, तो जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। जनता मन बना चुकी है। 2014 के बाद से देश भर में मोदी लहर चलने की बात कही जा रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी इसी लहर पर सवार होने की तैयारी में है। विधानसभा के चुनाव में भी मोदी प्रमुख चेहरा है और उनकी सरकार के काम गिनाकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। पीएम मोदी के लगातार दौरे और प्रदेश को सौगात इसी कोशिश का एक हिस्सा है। अब देखना ये है कि भाजपा इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में हर दांव चला जा रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में एक भी दांव बकाया नहीं रख रही, भले ही एक दूसरे की नकल ही क्यों न करना पड़े। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बाहरी राज्यों से आए प्रवासी विधायकों को भेजकर फीडबैक लिया है। अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। कांग्रेस ने पहली बार लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो उस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के चयन के साथ ही चुनावी तैयारियों का आकलन करेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में हर दांव चला जा रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में एक भी दांव बकाया नहीं रख रही हैं, भले ही एक दूसरे की नकल क्यों न करना पड़े। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी बाहरी नेताओं के हाथ चुनावी कमान देने जा रही है। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बाहरी राज्यों से आए प्रवासी विधायकों को भेजकर फीडबैक लिया है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति में इस फीडबैक की अहम भूमिका होगी। अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। कांग्रेस ने पहली बार लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो उस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के चयन के साथ चुनावी तैयारियों का आकलन करेंगे। इनके फीडबैक के आधार पर ही लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय होगी। कांग्रेस इसे स्वाभाविक चुनावी प्रक्रिया बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी से बाहर नहीं आ पा रही है। प्रदेश के छत्रप अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चला रहे हैं, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बाहरी नेता भेजे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हर चुनाव में होता है
ऑब्जर्वर्स हमारे बाहर से एआईसीसी बना के भेजती है। इस बार भी उन्होंने 29 लोकसभा में सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को विभिन्न प्रदेशों के भेजा है। वो लोग जाएंगे वहाँ पर, जो अभी हमारे टिकट के दावेदार थे, टिकट जिनको मिलता है नहीं मिलता है, वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं भविष्य के, वो वहाँ पे कैसे क्रियान्वित करना है, अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाना है, इनमें वो सहयोग करेंगे। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और जो हमारे प्रभारी लोग वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर ये लोग सारे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हैं, वो काम करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस की तैयारी कागज पर, बयानों में, भाषणों में वहीं तक सीमित है। जमीन पर शून्य बटा सन्नाटा है। विधानसभा झेल नहीं रही, लोकसभा की बात कर रहे। लोकसभा में भी चौपट है और विधानसभा में भी कांग्रेस का बंटाढार है। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कई मामलों में अहम है। 2018 में सरकार के आने के बाद भी 1.5 साल के भीतर ही सत्ता खोने वाली कांग्रेस इस बार हर हाल में वापसी की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। दोनों पार्टियां इसके साथ ही अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व कोई कोर कसर बकाया नहीं रखना चाहता। देखना ये है कि किसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी का मकसद मिशन 23 के संग्राम को जीतना है। चुनावी जीत के इस जद्दोजहद में धान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर धान को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस के इस दांव को बीजेपी दूर के ढोल सुहावने बता रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे में चुनावी साल में धान पर सियासत गरमाना लाजमी है। हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। मिशन 23 फतह करने के लिए कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद धान की कीमत बढ़ाने का दांव चल दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने चुनाव में 75+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने का दावा तो किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को अगले कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 3600 रुपए तक मिलेगा। रविंद्र चौबे ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि MSP बढ़ने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी की वजह से किसानों को 3600 रुपए कीमत मिलने लगेगी। मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। धान की कीमत को लेकर सियासत हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने सत्ता पक्ष कांग्रेस के दांव पर तंज कसते हुए कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोग एक बार धोखा खा गए, बार बार धोखा खाने वाले नहीं हैं। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। चुनावी साल में सियासी दांव पेच का दौर चल रहा है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कवायद में लगे हैं। कांग्रेस ने किसानों को रिझाने के लिए धान की कीमत बढ़ाने का दांव चला है। अब बीजेपी कौन सा कार्ड खेलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही साथ बड़ा सवाल तो ये भी है कि राज्य के किसान किसके दांव पर यकीन करते हैं। ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में टिकट को लेकर भी मंथन जारी है। इस बीच दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का आगाज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी चयन को लेकर के मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर शिद्दत से जुटी है। कांग्रेस में 30 प्रत्याशियों का नाम तय होने की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर अभी तक अधिकृत ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी है, जिसमें दावेदारों के नामों को लेकर तैयार पैनल पर चर्चा की जाएगी। शाम को वरिष्ठ नेताओं से हम लोग मिलेंगे
और आगे का कार्यक्रम क्या होगा, कैसे होगा, इसकी फाइनलाइज आज की बैठक के बाद में हम करेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक है और नेता डिसूजा जी और हनुमंतैया जी, ये दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के सभी प्रत्याशियों से मिले हैं और सभी प्रत्याशियों से मिलने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसकी कल हम लोगों ने विस्तार से दिल्ली में चर्चा करी है। आज शाम को हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आगे की कैसे रूपरेखा और क्या कार्यक्रम आगे का बनाया जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में पहली सूची के बाद दूसरी सूची को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा था कि बीजेपी की दूसरी सूची 3 सितंबर तक आ जाएगी, लेकिन सूची का आता पता नहीं है। कांग्रेस इसे लेकर के चुटकी ले रही है। तो वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेसी कवायद पर बीजेपी भी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि मौत और कांग्रेस के टिकट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बल्कि इसे कांग्रेस की इंटरनल कमेटी कहना सही होगा, जिसमें अलग अलग नेताओं के कोटे बटे हुए हैं और इसीलिए कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में जो टिकट का वितरण होगा वो निष्पक्ष होगा या नहीं। कहते हैं मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, ये कांग्रेस की इंटरनल कमेटी है, जिसमें अलग अलग नेताओं के कोटे बटे हुए हैं और इससे कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में जो टिकट का वितरण होगा वो निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा। बहरहाल दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में प्रत्याशी चयन के लिए मंथन जारी है। मंथन नहीं या यूं कहिए कि टेंशन भी भारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची कब तक आ पाती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।